ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम साक्षी मलिक की उन तस्वीरों से करना चाहते हैं जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। आज संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने के बाद साक्षी मलिक ने कहा कि अगर कुश्ती संघ की अध्यक्षता ब्रजभूषण शरण सिंह के ही किसी आदमी के पास रहती है, उनके किसी समर्थक के पास रहती है, तो ये उनके साथ अन्याय होगा और इसीलिए वो आज से कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। और जब उन्होंने ये ऐलान किया तो उन्होंने अपने जूतों को कुछ इस तरह से उठाकर अपने सामने मेज पर रख दिया, जिसे हम कई बार अंग्रेजी में हैंगिंग द बूट्स भी कहते हैं। और ऐसा संन्यास जब कोई खिलाड़ी लेता है तो संन्यास की घोषणा के साथ ऐसा किया जाता है जैसा आज उन्होंने किया है। अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। और दिनेश, क्या आप अब भी कुश्ती खेलेंगे या आप भी साक्षी की तरह उदी के साथ फैसला लेंगे? बस मैं करवा दूं। भावुक पल है इतना बड़ा फैसला लेने का। साक्षी, मुझे पता है आपने कितनी मेहनत की है, लेकिन आपको लगता है कि ये समाधान एक बड़ा भावुक पल है इतना बड़ा फैसला लेने का। कुश्ती को छोड़ने का फैसला ले रही है आपके लिए, आपको लगता है ये बहुत बड़ा कॉल है? साक्षी कुश्ती में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की संख्या बहुत ही कम होगी जिन्होंने 35 साल की उम्र से पहले ही संन्यास लिया हो, लेकिन साक्षी मलिक ने आज सिर्फ 31 साल की उम्र में कुश्ती को छोड़ दिया है और इसके लिए वो पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को सबसे बड़ी वजह बता रही है। अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए भी यह समझना काफी मुश्किल होगा कि आज कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव आखिर कौन जीता है। इन तस्वीरों में चुनाव जीतने वाले संजय सिंह के गले में शायद एक भी माला नहीं है, लेकिन उनके साथ खड़े ब्रजभूषण शरण सिंह को लोगों ने मालाओं से लादा हुआ है, यानी असली जो स्वागत है वो ब्रजभूषण शरण सिंह का हो रहा है। और अगर वैसे देखें तो ब्रजभूषण शरण सिंह का इन चुनावों से कोई लेना देना नहीं था, वो लड़े भी नहीं थे चुनाव, और इसीलिए ये तस्वीरें आज सारी कहानी खुद ही बयां कर रही हैं। आज कुश्ती संघ के कुल 15 पदों के लिए चुनाव हुए, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। एक उम्मीदवार थे संजय सिंह जो 50 वर्ष के हैं, उत्तर प्रदेश के चंदौली से आते हैं, और दूसरी उम्मीदवार थी अनीता श्योराण जो हरियाणा के भिवानी के रहने वाली हैं और 39 वर्ष की हैं। अनीता श्योराण वही एथलीट हैं जिन्होंने वर्ष 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को कुश्ती में गोल्ड मेडल जिताया था, लेकिन कुश्ती में भारत को मेडल दिलाने वाली अनीता श्योराण कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव एक बड़े अंतर से हार गई। गोल्ड मेडल तो जीत गई लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई। उन्हें चुनावों में सिर्फ 7 वोट मिले, जबकि संजय सिंह 40 वोट हासिल करके कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने। और यहां 3 बातें आपके लिए नोट करने वाली हैं। पहली बात यह कि ये चुनाव जिस एड हॉक कमेटी द्वारा कराए गए उसका गठन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किया था, जिसकी अध्यक्ष खुद एक महिला हैं, यानी पीटी उषा है, और एक महिला की अध्यक्षता में यह हुआ। और इससे यह पता चलता है कि इन चुनावों में सरकार का कोई रोल नहीं था और सरकार ने बाकायदा एक महिला की अध्यक्षता में उनकी देखरेख में यह चुनाव करवाया है। और पीटी उषा एक ऐसा नाम है, पीटी उषा एक ऐसी एथलीट है जिन पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि यह चुनाव निष्पक्ष नहीं है, किसी खास व्यक्ति को जिताया गया है और एथलीट्स के साथ नाइंसाफी हुई है, उन पर विश्वास करने से पहले आप पीटी उषा के बारे में सोच लीजिए। दूसरा, जिन वोटों के आधार पर नए अध्यक्ष को चुना गया वो वोट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रेसलिंग एसोसिएशंस के वोट होते हैं। हर एसोसिएशन के पास 2 वोट थे, लेकिन कुछ एसोसिएशंस ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया और जो एसोसिएशंस शामिल हुई उनमें से ज्यादातर का वोट संजय सिंह को मिला और अनीता श्योराण को नहीं मिला, और इसीलिए संजय सिंह ये चुनाव
आसानी से जीत गए। तीसरा, इन चुनावों में प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों की तरफ से 5 प्रतिनिधियों ने चुनाव लड़ा था। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रदर्शनकारी खिलाड़ी थे वो ये चाहते थे कि उनके लोग चुनाव में जो हैं उतरें, उनके लोग चुनाव लड़ें और वो जीतें। तो उन्होंने अपनी तरफ से 5 लोगों को इन चुनावों में उतारा था। 5 में से 3 उनके प्रतिनिधि चुनाव हार गए और उनके 2 प्रतिनिधि चुनाव जीत गए। इनमें प्रेम लोचम सेक्रेटरी जनरल चुने गए हैं और देवेंद्र कादियान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इसके अलावा इन चुनावों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो खुद चुनाव हार गए। उन्होंने उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था और मोहन यादव को सिर्फ 5 वोट मिले हैं। मोहन यादव, जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी के नेता हैं और इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव भी ये चुनाव हार गए। इसके अलावा यहां बड़ी बात यह है कि जब संजय सिंह और अनीता श्योरण के बीच ये मुकाबला हो रहा था, तब जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले खिलाड़ियों ने खुलकर अनीता श्योरण का समर्थन किया था। और इसकी बड़ी वजह यह थी कि अनीता श्योरण भी इस मामले में प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों के साथ थी, उनका पूरा समर्थन था और उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ से हटाने की मांग भी की थी, जबकि संजय सिंह शुरुआत से ही इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहे थे। संजय सिंह ने खुलकर यह बात कही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये खिलाड़ी राजनीति कर रहे हैं और वो इस मामले में उनके साथ हैं। यानी नतीजों से पहले ही यह बिल्कुल स्पष्ट था कि संजय सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह के खेमे से हैं और हरियाणा से आने वाली अनीता श्योरण प्रदर्शनकारी पहलवानों के खेमे से हैं, वो उनकी कैंडिडेट है। यानी ब्लैक और व्हाइट की तरह चुनाव से पहले स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। एक तरफ संजय सिंह थे, दूसरी तरफ अनीता श्योरण थी। संजय सिंह के पीछे खड़े थे ब्रजभूषण शरण सिंह और अनीता श्योरण के पीछे खड़े थे ये 3 प्रदर्शनकारी खिलाड़ी। अब बड़ी बात यह है कि खेल संघों के चुनाव असल में खिलाड़ियों के समर्थन से नहीं जीते जाते, खिलाड़ियों के चेहरे पर नहीं जीते जाते, बल्कि ये चुनाव राज्य की एसोसिएशंस के समर्थन से जीते जाते हैं। इनका जो पूरा मैकेनिज्म है इन चुनावों का, वो बिल्कुल अलग होता है और इन एसोसिएशंस पर ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव पहले से काफी ज्यादा रहा है, क्योंकि वो कुश्ती संघ के 11 वर्षों तक अध्यक्ष रहे और इसीलिए जब उनका समर्थन करने वाले संजय सिंह ने आज अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा तो वो बहुत आसानी से जीत गए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह संजय सिंह और उनके परिवार को पिछले 30 वर्षों से जानते हैं और वर्ष 2009 में जब उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बने थे, तब उन्होंने अपने समर्थन से संजय सिंह को राज्य के कुश्ती संघ का उपाध्यक्ष बनवाया था। इसके अलावा वर्ष 2011 से 23 के बीच जब ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, तब संजय सिंह भी कुश्ती संघ में अलग अलग पदों पर काम करते रहे और वो हमेशा कहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह उनके लिए परिवार के एक सदस्य जैसे हैं। और यही वजह है कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया उनकी जीत को अब एक धोखा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने इस साल जनवरी में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की, उस लड़ाई का अब कोई मतलब नहीं रह गया और आज वो हार गए हैं। जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि साक्षी मलिक के संन्यास से उनका कोई लेना देना नहीं है। हम एक व्यक्तिगत आदमी के खिलाफ लड़ रहे थे जो बच्चियों का, लड़कियों का शोषण कर रहा था, बहन बेटियों का। उसने अपनी पावर से हर तरीके से कभी उसको राजनीति मोड़ दिया, कभी जातिवाद का मोड़ दिया, कभी उसने हरियाणा यूपी का मोड़ दिया, क्योंकि उसके पास पावर है और वो आप सबने देख ली, हमने भी देख ली। मुझे नहीं पता वो न्याय, विनेश भी बोल रही थी, साक्षी बोल रही थी, कब मिलेगा ये लड़ाई। चलो हम लड़े, हम नहीं जीत पाए, लेकिन ये लड़ाई किसी न किसी को, जो आने वाली पीढ़ी उनमें, उनको भी किसी न किसी को लड़नी पड़ेगी। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे थे कि हम बनेंगे, हमें पता थी, उसकी पावर पता है, उसका पोजीशन पता है, लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। ब्रजभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज्यादा खास है, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा और जो चीजें पर्दे के पीछे होती आई हैं वो खुले में होगा। उससे मेरे को क्या लेना देना भाई? अपने छोड़ने की बात कर रही है। भाई साहब बाहर हो जाओ।
बहुत अहम थी जीत, क्योंकि ऐसे आदमी के ऊपर आरोप लगाया गया था जो चरित्र के मामले में उससे उत्तम चरित्र किसी का है ही नहीं, और यह जीत असत्य पे सत्य की जीत हुई है। अब जरा इस बात पर नजर डालिए कि जो 3 खिलाड़ी थे जो लगातार विरोध कर रहे थे कुश्ती संघ का और आरोप लगा रहे थे, और दोनों तरफ से आरोप चल रहे थे। कुश्ती संघ के लोगों का आरोप था, बृजभूषण शरण सिंह का आरोप था कि उन्होंने जो नए नियम बनाए हैं उनके तहत इन खिलाड़ियों को भी ट्रायल देना पड़ता और ये बिना ट्रायल के ही ओलंपिक जैसे खेलों में हिस्सा लेना चाहते थे। असल में वजह यह है, अब देखिए बजरंग पूनिया को इस साल भी बिना ट्रायल के ही एशियन गेम्स में भेजा गया, जिसमें वो ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाए, जबकि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने एशियन गेम्स में हिस्सा ही नहीं लिया था, जबकि विनेश फोगाट को भी बिना ट्रायल एशियन गेम्स में भेजने का फैसला हुआ था और वो चोटिल हो गई थी। तो इन तीनों ने ही कोई खास ऐसा प्रदर्शन किया नहीं, और बजरंग पूनिया भी जब उन्हें भेजा गया बिना ट्रायल के, वो भी कोई पदक नहीं जीत पाए। इन चुनावों में आज मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी बड़ी चर्चा रही। मोहन यादव को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देगी, और इसीलिए उन्होंने कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया था। लेकिन क्योंकि वो बाद में मुख्यमंत्री बन गए और तब तक नामांकन वापस लेने की तारीख निकल चुकी थी, इसलिए वो भी इन चुनावों का हिस्सा रहे, लेकिन उन्हें उपाध्यक्ष पद के लिए सिर्फ 5 वोट ही मिले और वो बुरी तरह से हार गए। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या सोनिया गांधी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या जाएंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है, और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस निमंत्रण की पुष्टि की है। आज दिग्विजय सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर काफी पॉजिटिव हैं, और यह अभी तय होना बाकी है कि वो खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राम मंदिर जाएंगी या उनकी जगह कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल इस समारोह में शामिल होगा। पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको ये तो कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में, निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। अब देखिए, अगर सोनिया गांधी इस निमंत्रण पर अयोध्या में राम मंदिर जाती हैं तो वो नेहरू गांधी परिवार की पहली ऐसी सदस्य होंगी जो अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी, उनके सुपुत्र राजीव गांधी, उनकी पत्नी सोनिया गांधी और फिर उनके सुपुत्र राहुल गांधी ने आज तक अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए हैं, और इसीलिए इस निमंत्रण ने सोनिया गांधी को एक नए धर्म संकट में डाल दिया है। अब धर्म संकट यह है कि अगर वो राम मंदिर जाती हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी के एक खास वर्ग के वोटर नाराज हो जाएंगे। कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति अब तक करती आई है, उस तुष्टीकरण में जिन लोगों को, जिस वर्ग को उन्होंने खुश किया, वो नाराज हो सकते हैं, और अगर वो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गई तो बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगी और कहेंगी कि गांधी परिवार निमंत्रण देने पर भी राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं हुआ, इसका मतलब राम मंदिर बनने से गांधी परिवार प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी गांधी परिवार पर राम विरोधी होने का आरोप पहले भी लगाती आई है। वर्ष 2007 में जब भारत में यूपीए की सरकार थी, तब राम सेतु से जुड़े एक मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा देकर यह कहा था कि रामचरितमानस प्राचीन भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसमें जिन पात्रों और घटनाओं का उल्लेख किया गया है उनके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है, और इस हिसाब से भगवान श्री राम काल्पनिक पात्र ही माने जाएंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई भारत सरकार के अधीन होता है, और इसी वजह से यह कहा जाता है कि यूपीए सरकार में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्री राम को ही काल्पनिक बता दिया था, और बाद में जब इस पर बहुत विवाद हुआ, लोग नाराज हुए, तो यूपीए की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस हलफनामे को वापस ले लिया था। अब यहां समझने वाली बात यह है
कि कांग्रेस की और सरकार की राय जानने के बाद भी उस समय यह बात देश के बहुत सारे लोगों को, जनता को समझ नहीं आई थी। और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में इस हलफनामे से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। यानी राम मंदिर पर कांग्रेस की सरकार का जो स्टैंड रहा, उससे 2009 के लोकसभा चुनाव में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और यूपीए चुनाव जीतकर फिर से सरकार में आ गया था। लेकिन फिर बाद में बीजेपी ने इस मुद्दे को लगातार बड़ा बनाया और बीजेपी शुरुआत से ही, पहले दिन से ही अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को लेकर आगे चली। बीजेपी ने देश के आम लोगों को, देश की आम जनता को राम मंदिर के मामले पर जागरूक किया, उनके अंदर एक जागृति पैदा की, उनके अंदर एक भावना पैदा की कि वो राम मंदिर के लिए कोशिशें जारी रखें। और आज भी एक ऐसा विषय है ये जो कांग्रेस पार्टी को असहज कर देता है। इसके अलावा कांग्रेस वही पार्टी है जिसके नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार कहा था कि भगवान श्री राम खुद नहीं चाहेंगे कि किसी विवादित स्थल पर उनका मंदिर बने। कांग्रेस के ही एक और नेता मणिशंकर अय्यर ने यह पूछा था कि इसकी पुष्टि कैसे हुई कि भगवान श्री राम का जन्म उसी स्थान पर हुआ जहां बाबरी मस्जिद थी, यह कैसे पता चलेगा? उन्होंने यह सवाल किया था। एक और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि कोई अच्छा हिंदू कभी बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनते हुए नहीं देखना चाहेगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक बार कहा था कि उनकी नानी ने उनसे ऐसा कहा कि भगवान श्री राम किसी की मस्जिद तोड़कर अपने मंदिर में नहीं बस सकते। भगवान राम का मंदिर बने, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है, हम सब चाहते हैं। लेकिन भगवान राम भी नहीं चाहेंगे कि किसी विवादास्पद स्थल पर भगवान राम का मंदिर बने। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा? कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब आप देखिए, आज कांग्रेस के इन बड़े बड़े नेताओं के बयान हम आपको फिर से दिखा रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं ने उस समय राम मंदिर को लेकर क्या बयान दिए थे। आज देश की जनता को ये बयान भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर राम मंदिर के परिसर में आपको ये सारे नेता नजर आएं और इनमें से कुछ नेता तो ऐसे भी होंगे जो राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश करेंगे, कुछ नेता ऐसे भी होंगे जो राम मंदिर पर भी राजनीति जरूर करेंगे। और आप तो जानते हैं हमारे देश में तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसका इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, और राम मंदिर की जो मुहिम थी वो भी तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार होती रही कई दशकों तक। आज की दूसरी बड़ी खबर आपके लिए यह है कि अरविंद केजरीवाल आज दूसरी बार भी शराब घोटाले के मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल इस समय 10 दिन के विपश्यना शिविर के लिए पंजाब के होशियारपुर में है और उन्होंने ईडी को एक चिट्ठी लिखकर उसके सम्मन को राजनीति से प्रेरित बताया है। इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने 4 बड़ी बातें लिखी हैं जो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। चिट्ठी की कॉपी आज मैं लाया हूं अपने साथ। पहली बात, उन्होंने इस सम्मन को गैर कानूनी बताया है, यानी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सम्मन को ही गैर कानूनी बता दिया। दूसरा, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ईडी ने उन्हें अब तक यह नहीं बताया कि वो किस हैसियत से उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है, यानी एक मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रही है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर की हैसियत से बुला रही है। तीसरा, उनके विपश्यना शिविर में जाने की बात पहले से सार्वजनिक थी, इसलिए उनका पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होना संभव था ही नहीं। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी को पहले से पता कर लेना चाहिए था कि मेरा क्या कार्यक्रम है, और अगर ईडी को ये पता था कि मैं विपश्यना करने के लिए जा रहा हूं 10 दिन के लिए, तो उन्हें इस दौरान ये सम्मन भेजना ही नहीं चाहिए था। इससे हमारे देश के जो बाकी के अपराधी हैं, जिन्हें ईडी, पुलिस, सीबीआई या जो दूसरी हमारी जो एजेंसीज हैं वो अक्सर सम्मन करके बुलाती रहती हैं, अरविंद केजरीवाल की इस चिट्ठी से उन्हें बहुत बल मिलेगा, उन्हें बहुत फायदा भी होगा और उनका मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि अब कोई भी अपराधी जब उसे कोई भी एजेंसी सम्मन करके बुलाएगी तो वो ये कह सकता है कि क्या आपको पता नहीं था कि मेरा पहले से कोई निर्धारित कार्यक्रम है, मैं कहीं वेकेशन पर जाने वाला हूं, मैं कहीं छुट्टी पर जाने वाला हूं, मैं और कोई विपश्यना करने के लिए जाने वाला हूं। यानी केजरीवाल के लिए आज जब ईडी के अफसर
पूछताछ करने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल ध्यान में मग्न थे और उन्होंने ये चिट्ठी ईडी तक पहुंचा दी। चौथी बात इसमें लिखी है, उन्होंने इस सम्मन को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि लोकसभा चुनाव की वजह से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो चिट्ठी है इसमें जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं मैंने आपको वैसे पढ़कर बता ही दिए हैं, लेकिन वो कहते हैं द टाइमिंग ऑफ योर समन्स लीव्स मच टू डिजायर and it strengthens my belief that the summons being sent to me are not based upon any objective or rational yardstick but purely as a propaganda as well as to create sensational news in the final few months of much awaited parliamentary elections in the country। तो इसे चुनावों से जोड़ दिया उन्होंने। केजरीवाल ने आज दूसरी बार ईडी के सम्मन का पालन नहीं किया है। अब देखिए उन्हें प्रेरणा कहां से मिल रही है। प्रेरणा मिल रही है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, क्योंकि हेमंत सोरेन भी ईडी के पिछले 6 सम्मन्स को नजरअंदाज कर चुके हैं। केजरीवाल ने तो सिर्फ 2 सम्मन नजरअंदाज किए हैं। हेमंत सोरेन तो 6 बार सम्मन प्राप्त करने के बाद भी पेश नहीं हुए और उन्हें ईडी जब भी पूछताछ के लिए बुलाती है तो वो पेश होने से इनकार कर देते हैं। अब सूत्रों से हमें पता चला है कि ईडी अदालत में जाकर हेमंत सोरेन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट लाने की तैयारी कर रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का विवाद सांसदों के निलंबन से भी बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि अगर मिमिक्री का वीडियो राहुल गांधी ने ना बनाया होता तो भी क्या यह मुद्दा इतना बड़ा बनता। इसलिए आज जो अगली खबर है हमारी राजनीति की वो यही है कि इस पूरी तस्वीर में से अगर आप राहुल गांधी को हटा दीजिए और राहुल गांधी का वीडियो बनाते हुए ये जो तस्वीर है इसे हटा दीजिए तो भी क्या ये इतना बड़ा मुद्दा बनता। हमारा ऐसा कहना है तब शायद ना बनता। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है कि अगर राहुल गांधी अपने फोन से उस दिन टीएमसी सांसद का यह वीडियो ना बनाते तो शायद लोगों को इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। और यह बात सही भी है क्योंकि उपराष्ट्रपति के अपमान का वीडियो कई सांसदों ने बनाया, लेकिन चर्चा सिर्फ इस बात की हुई कि राहुल गांधी वहां खड़े होकर वीडियो क्यों बना रहे थे और यह खबर भी राहुल गांधी की वजह से ही इतनी बड़ी बन गई। राहुल गांधी ने भी अपने एक बयान में कहा कि मिमिक्री का जो वीडियो उन्होंने अपने फोन में रिकॉर्ड किया वो अब भी उन्हीं के फोन में है और वो वीडियो उन्होंने किसी के साथ शेयर भी नहीं किया। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि यहां सवाल वीडियो का नहीं है, शेयर करने का नहीं है, बल्कि सवाल वीडियो बनाने का है। राहुल गांधी वहां खड़े होकर वीडियो बना क्यों रहे थे। तो जो वायरल हो रहा है वो राहुल गांधी द्वारा बनाया गया वीडियो वायरल नहीं हो रहा। वायरल ये हो रहा है कि राहुल गांधी का वीडियो बनाते हुए वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। आप पहले इस पर राहुल गांधी का और ममता बनर्जी का बयान सुनिए। एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो। वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। हो सकता है कि उनको बदनाम करने के लिए किया जा रहा हो। हालांकि मैं इस मिमिक्री का समर्थन नहीं करती, मैं इसकी निंदा करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब बड़ी बात यह है, ममता बनर्जी ने असल में जो बात उठाई, जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा कई लोगों की समझ में आ रहा है कि ये सारा विवाद इसलिए इतना बड़ा बन गया क्योंकि राहुल गांधी ने वहां खड़े होकर एक छोटी सी गलती कर दी। और राहुल गांधी को यह समझना चाहिए था कि उनका जो स्टेटस है देश की राजनीति में, खास तौर पर विपक्ष की राजनीति में, विपक्षी पार्टियों में, वो बहुत बड़ा है। और राहुल गांधी अगर कुछ करते हैं तो उस पर सबकी नजर जाती है और फिर सब लोग उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी अगर उस दिन वहां चुपचाप खड़े भी रहते, जैसे अभी देखिए चुपचाप खड़े हुए हैं, अगर इतना भी हो जाता तो भी शायद ये बड़ी बात नहीं बनती। लेकिन देखिए राहुल गांधी को अचानक ये आइडिया आया कि ये मिमिक्री तो बहुत अच्छी हो रही है, राहुल गांधी को मजा आ रहा है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और कल्याण बनर्जी का ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया और ये मुद्दा यहीं से बड़ा बना। इसलिए आज विपक्षी दलों के कई बड़े नेता ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी की इस भूल की वजह से बीजेपी को इतना बड़ा मुद्दा मिल गया और सांसदों के सस्पेंशन को लेकर जो लीड विपक्षी दलों को मिली थी, जो सहानुभूति विपक्षी दलों को लगातार मिल रही थी, उस सहानुभूति का सारा के सारा फायदा जो है राहुल गांधी ने छीन लिया
और राहुल गांधी की इस गलती ने उस लीड को समाप्त कर दिया। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं और जब वो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे, गवर्नर थे, तब उनका टीएमसी के साथ अक्सर टकराव होता रहता था। और आप तो जानते हैं कि राज्यपाल एक बड़ा संवैधानिक पद होता है, राज्यपाल का अपमान करना भी संविधान का अपमान नहीं माना जाता है। और उनकी मिमिक्री करने वाले टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने तो उन्हें एक बार सनकी और संविधान का कसाई तक कह दिया था और टीएमसी के दूसरे नेताओं ने उन्हें कई बार भ्रष्टाचारी अंकल जी कहा, लेकिन इस पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन आज जब उन्हीं कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की तो यह विवाद इतना बड़ा हो गया। तो आज सोचने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच अक्सर टकराव होता रहता था। टीएमसी जो वहां सत्तारूढ़ पार्टी है, उन्होंने न जाने कितनी बार जगदीप धनखड़ का गवर्नर रहते हुए अपमान किया, लेकिन यह इतना बड़ा मुद्दा कभी नहीं बना क्योंकि उस दिन वहां राहुल गांधी खड़े होकर वीडियो नहीं बना रहे थे। और इस बार यह अपमान का मुद्दा इतना बड़ा बना क्योंकि राहुल गांधी ने वीडियो बना लिया। इसका कारण सिर्फ यही है कि राहुल गांधी यहां पर थे और वो वीडियो बना रहे थे और लोग इस पूरे मामले में, इस पूरे विवाद में लोगों ने राहुल गांधी को इस विवाद का पोस्टर बॉय बना दिया। अब आज की सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार आप सबको होगा, क्योंकि अब हम आपको महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जिसे ISIS यानी इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने अल शाम घोषित कर दिया है और जहां रहने वाले सभी लोग भारत के कानून का पालन नहीं करते, बल्कि इस गांव में शरीयत कानून का पालन होता है। और ISIS के लिए भारत का यह गांव एक लिबरेटेड जोन था, यानी एक आजाद क्षेत्र था। लिबरेटेड जोन का मतलब उस क्षेत्र से है जो भारत से आजाद होकर इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बन गया है और जिसे कट्टरपंथी अल शाम यानी ग्रेटर सीरिया का एक आजाद क्षेत्र मानते थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, आपको लगेगा तो ऐसा ही कि भारत का कोई हिस्सा है, भारत का कोई, महाराष्ट्र का एक कोई छोटा गांव है, लेकिन असल में ये आतंकवादी इसे ग्रेटर सीरिया का आजाद क्षेत्र मानते थे। सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि भारत के एक गांव को इस्लामिक स्टेट ने सीरिया घोषित करके वहां पर शरीयत कानून को लागू करवा दिया, लेकिन इस देश के लोगों को, सरकार को, एजेंसीज को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब 9 और 10 दिसंबर को NIA ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में अलग अलग 44 ठिकानों पर छापे मारे और इस दौरान सबसे बड़ी रेड थाने जिले के इसी बोरीवली गांव में हुई। यह गांव पड़घा नाम के एक क्षेत्र में आता है जहां से NIA ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े कुल 15 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब यह पता चला कि ये सारे आतंकवादी इस्लामिक स्टेट के महाराष्ट्र मॉड्यूल से जुड़े हुए थे और इन आतंकवादियों ने ठाणे जिले के इस गांव को आजाद क्षेत्र घोषित करके वहां शरीयत कानून को लागू कर दिया था। और इस गांव में ISIS के लिए बड़े पैमाने पर युवाओं की भर्ती की जा रही थी। सोचिए, भारत देश में ISIS के लिए भर्ती चल रही है, भारत देश में ISIS के आतंकवादियों ने पूरे गांव पर कब्जा कर रखा है, उस पर भारत का संविधान नहीं चलता, भारत की पुलिस नहीं जा सकती, भारत का मीडिया नहीं जा सकता और वहां शरीयत कानून चलता है। जांच में यह भी पता चला कि सारे आतंकवादी देश भर में 400 से ज्यादा स्थानों पर ड्रोन से आतंकवादी हमले करने की योजना बना रहे थे। तो सोचिए, लगभग वैसे ही हमले जैसे हमास ने कुछ दिन पहले इजराइल पर किए थे। अभी तक आपने हमारे देश में ड्रोन के जरिए आतंकवादी हमलों के बारे में नहीं सुना होगा। अब आतंकवादी पूरी दुनिया में ड्रोन के जरिए हमले करते हैं और इनकी योजना यही थी कि ये पहली बार भारत में ड्रोन के जरिए 400 स्थानों पर हमला करते। अब देखिए, हम पहले दिन से आपको ये बात बता रहे हैं कि हमास ने जो इजराइल पर किया, अलग अलग जगहों पर उन्होंने हवाई हमले किए, जमीन के रास्ते पर हमले किए। अगर यही कभी भारत में हुआ तो क्या होगा? और यह योजना भारत में बन रही थी और ये भारत में आतंकवादी संगठन हमास को लेकर भी ये आतंकवादी युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। ये आतंकवादी हमास के भी समर्थक थे और इनके पास से हमास के झंडे भी मिले। NIA ने जब इस गांव में मौजूद कई घरों की तलाशी ली तो वहां से हमास के कुल मिलाकर 51 झंडे बरामद हुए। अब सोचिए, भारत में महाराष्ट्र के एक गांव में जो मुंबई से 50 किलोमीटर दूर है, वहां हमास के झंडे क्या कर रहे हैं। और इस दौरान यह भी पता चला कि इस गांव में
हमास के आतंकवादियों को एक हीरो की तरह माना जाता है। सोचिए, अब तक तो हम यही कहते थे, यही सुनते थे कि भारत में इस्लामिक स्टेट के ISIS के फुटप्रिंट्स नहीं है, हमारा देश ISIS से सुरक्षित है। लेकिन इस खबर ने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है और अब आप समझ सकते हैं कि ISIS के आतंकवादियों के कदम भारत में पड़ चुके हैं। NIA के मुताबिक ISIS के इस महाराष्ट्र मॉड्यूल का मास्टरमाइंड वही साकिब नाचन है, जिसे वर्ष 2002 और 3 में मुंबई में हुए बम धमाकों के लिए 10 साल जेल की सजा हुई थी और जो एक जमाने में आतंकवादी संगठन सिमी का सचिव रह चुका है। सोचिए, ये सिमी का सचिव था और एक बड़ा आतंकवादी है और वर्ष 2017 में ही ये जेल की सजा काटकर बाहर आया था। इससे आपको क्या पता चलता है कि ये जो लोग हैं, इस प्रकार के, ये साकिब नाचन जैसे जो लोग हैं, ये लोग, इन्हें कितने भी वर्ष तक आप जेल में रख लीजिए, ये कभी सुधरेंगे नहीं। कितनी भी लंबी सजा आप जेल में इन्हें दे दीजिए, जब ये जेल से बाहर निकलेंगे वापस आकर आतंकवाद शुरू करेंगे, दोबारा से भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आतंकवादी ने ISIS को खुश करने के लिए पहले महाराष्ट्र के पूरे गांव को ग्रेटर सीरिया का आजाद क्षेत्र घोषित किया और इसके बाद यह देश भर से एक खास धर्म के युवाओं को इस गांव में आकर रहने के लिए उनका ब्रेन वॉश करता था कि आप यहां आ जाइए, और युवाओं से कहता था कि अगर ये युवा भारत के कानून की बजाय शरीयत कानून की छत्र छाया में जीना चाहते हैं तो उन्हें इस गांव में आकर रहना चाहिए, क्योंकि ये गांव अब भारत की नहीं बल्कि इस्लामिक स्टेट का हिस्सा है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि जब कोई युवा ब्रेन वॉश होने के बाद इस गांव में रहने के लिए आता था तो उसे सबसे पहले इस्लामिक स्टेट के खलीफा के लिए वफादारी की शपथ दिलाई जाती थी, जिसे उनकी भाषा में बया कहते हैं। यह बात और भी हैरान करने वाली है कि इस गांव में जाकर हमारी टीम रिपोर्टिंग नहीं कर सकती थी और वहां जाना किसी भी पत्रकार के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। वहां पर कोई मीडिया जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। पुलिस का ऐसा कहना है कि अगर इस गांव में लोग हमारी टीम को रिपोर्टिंग करते हुए देखेंगे तो वो हम पर पथराव कर सकते हैं, हमला भी कर सकते हैं, और इसी वजह से इस इलाके में रिपोर्टिंग करने पर भी रोक है। सोचिए, हमारे देश में भी अब कितनी सीमाएं बन गई हैं। इस गांव में जाने के लिए आपको अलग से वीजा लेना पड़ेगा। इस गांव में जाने के लिए भारत का पासपोर्ट नहीं चलता, आपको सीरिया का पासपोर्ट लेना पड़ेगा। हालांकि हमारे संवाददाता दिवेश सिंह, विक्रांत चौहान और हमारे कैमरामैन नितिन वर्ने ने इस इलाके में जाने का जोखिम उठाया, अपनी जान खतरे में डाली, और इस दौरान हमारी टीम गाड़ी से उतरकर लोगों से सवाल तो नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि अगर गाड़ी से नीचे उतरते तो उन पर हमला हो जाता और हमले का यह डर लगातार था। लेकिन फिर भी हमसे, हमारी टीम से जितना संभव हुआ इस इलाके के अंदर तक हमारी टीम गई, और इस दौरान हमने मुख्य आरोपी साकिब नाचन का भी घर वहां पर देखा, जो इस इलाके का शायद सबसे बड़ा घर था, और इसी मकान से इस्लामिक स्टेट भारत के एक पूरे गांव को कंट्रोल कर रहा था। और साकिब नाचन का बेटा भी अलग अलग आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ था, जिसे इसी साल NIA ने गिरफ्तार किया है। अब आप इस गांव से हमारी ये खतरनाक लेकिन बहादुरी से भरी रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं पड़घा में, जो कि थाने जिले में स्थित है। हाल ही में यहां पर 400 से ज्यादा पुलिस और NIA के अफसर्स ने रेड की थी। वो रेड की गई थी बोरीवली गांव में, जो पड़घा के अंदर स्थित है, और वहां पर बहुत सारे ISIS से जुड़े हुए आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग, उन्हें अरेस्ट किया गया।
आप उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद हमारा कोई संवाददाता वहां पर सड़क पर खड़ा होगा और वो एक एक करके आपको बताएगा, फिर लोगों से कुछ बात करेगा, फिर छानबीन करेगा। अगर हमारे संवाददाता ने ये जोखिम उठाया होता तो शायद वो आपके सामने ये तस्वीरें भेजने के भी काबिल ना होता। इसलिए हमारे संवाददाता गांव में तो गए, लेकिन गाड़ी से उतरना वहां पर असंभव था, क्योंकि एक बार अगर गाड़ी से उतर जाते तो फिर वापस नहीं लौटते। लेकिन आज हमने आपको ये दिखाया। ये जो गांव है देखने में तो किसी भी गांव जैसा लगता है। भारत के बहुत सारे ऐसे गांव आपने देखे होंगे, आप बहुत सारी जगहों पर जहां रहते होंगे वहां पर भी सब ऐसा ही है। लेकिन इस गांव पर भारत का संविधान नहीं चलता, कानून नहीं चलता, और ये गांव आतंकवादियों का गांव है। और इस गांव को आतंकवादियों ने अपने कब्जे में किया हुआ था कुछ दिन पहले तक। आज आपके मन में यह भी सवाल होगा कि आखिर मुंबई से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर ISIS का यह टेरर मॉड्यूल चल कैसे रहा था। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। असल में दिल्ली पुलिस ने इसी साल 2 अक्टूबर को 3 आतंकवादियों को दिल्ली, लखनऊ और मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। और ये तीनों आरोपी काफी पढ़े लिखे थे और इंजीनियर थे। जिसके बाद इस मामले की जांच NIA को सौंपी गई और बाद में जांच करते हुए NIA महाराष्ट्र के इस बोरीवली गांव तक पहुंच गई। और ISIS के टेरर मॉड्यूल को लेकर यह इस तरह की पहली इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं थी। इसी साल NIA ने पुणे शहर में रहने वाले एक बड़े मशहूर डॉक्टर, जिसका नाम है डॉक्टर अदनान अली, उसे गिरफ्तार किया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। यह अदनान अली बड़ा मशहूर डॉक्टर था और बहुत सारी मैगजीन्स में, मेडिकल जर्नल्स में, बहुत सारे पब्लिकेशंस में इसके लेख छपते थे। समाज में इसकी बड़ी इज्जत थी और लोग इसे वहां पर एक बड़ा डॉक्टर मानते हुए डॉक्टर साहब कहकर बुलाते थे। लेकिन NIA की जांच में यह आरोप लगा कि यह व्यक्ति एक डॉक्टर का जीवन जीते हुए असल में ISIS के आतंकवादियों की नई फौज तैयार कर रहा था। कहने को तो डॉक्टर है, बाकी डॉक्टरों को जैसा ही दिखता है, काम भी वही करता है, लेकिन असल में यह आतंकवादियों की मदद करता था और ISIS के टेरर मॉड्यूल का यह एक हिस्सा था। यानी भारत में ISIS के कदम अब पड़ चुके हैं और अब ISIS भारत में आतंकवाद के लिए भाड़े के लोगों को जो है अब अपने साथ जोड़ रहा है, हायर कर रहा है और उसने आतंकवाद को यहीं के लोगों को आउटसोर्स कर दिया है। इसमें पूरी जो आपके लिए सीखने वाली बात है वो ये है कि ये जो अब पहले के जो आतंकवादी थे वो अलग तरह से ऑपरेट करते थे। अब ये ओसामा बिन लादेन का जमाना नहीं रहा जब ओसामा बिन लादेन एक गुफा में छिपकर रहता था। आतंकवादी दूर कहीं गुफाओं में बैठकर ऑपरेट करते थे। अब आज के आतंकवादी हमारे बीच में हैं। वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो प्रोफेसर्स हैं। वो हमारे बीच में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे ही शहर में, हमारे ही गांव में, हमारे आसपास घूमते हैं, हमसे मिलते भी होंगे और हमें यह बात नहीं पता होगी कि असल में यह व्यक्ति अंदर से आतंकवादी है और ऊपर से इसने डॉक्टर का चोगा पहना है, प्रोफेसर का पहना है, वकील का पहना है। इसलिए हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि न जाने कौन व्यक्ति जो आपके आसपास घूम रहा है, जिसे आप डॉक्टर समझते हैं, प्रोफेसर समझते हैं, इंजीनियर समझते हैं, कोई पढ़ा लिखा विद्वान समझते हैं, हो सकता है वो भी अंदर से इस तरह की अलगाववादी ताकतों से मिला हुआ हो। अब हम आपको यह बताएंगे कि IPL कैसे हमारे देश के छोटे छोटे शहरों में रहने वाले गरीब खिलाड़ियों की किस्मत बदल रहा है और उनके लिए एक लॉटरी बन गया है। IPL की नीलामी में गुजरात टाइटंस ने झारखंड के रॉबिन मिन्स को इस बार 3 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा है और रॉबिन सिर्फ 21 साल के हैं और एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। रॉबिन मिन्स IPL में खेलने वाले पहले आदिवासी खिलाड़ी होंगे जो झारखंड के गुमला जिले से आते हैं और अभी अपने परिवार के साथ रांची में रहते हैं। उनके घर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और आज हम आपको उनके घर लेकर चलेंगे। रांची वही शहर है जहां से भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी आते हैं और रॉबिन धोनी को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं। रॉबिन के पिता भारतीय सेना से हवलदार के पद से रिटायर हुए थे और वो फिलहाल रांची एयरपोर्ट पर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। लेकिन IPL की नीलामी ने उनके परिवार की किस्मत बदल दी है। रॉबिन का बेस प्राइस सिर्फ 20 लाख रुपए था, लेकिन नीलामी में उन्हें 3 करोड़ 60 लाख रुपए मिले और यह देखकर आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि समय एक ऐसी चीज है जो हमेशा हैरान करने के लिए तैयार रहता है। अब आप रांची में रॉबिन मिन्स के घर से आई हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जिसमें हम आपको उनका घर दिखाएंगे और उनके माता पिता से भी बातचीत दिखाएंगे।
मैं तो बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि एक पिताजी उसका बयान नहीं कर सकता है। बोल यार, घर में कैसा माहौल है? अचानक से करोड़ों रुपया है। घर का माहौल से ज्यादा कुछ भी ना हुआ है, कारण कि हम आर्मी से रिलेटेड हैं। हाँ। तो सारा दुनिया जहान का हिसाब किताब देखे हुए हैं। हाँ। ऐसे कोई हवा नहीं हुआ है। हाँ। हवा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ। जो सारे लोग पूछ रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि इतना करोड़ को क्या करेंगे ना करेंगे, अभी तक हमको महसूस नहीं हुआ है कि हम करोड़पति बन गए हैं। आज कितना खुश हैं आप? सीधे 3 करोड़ 60 लाख रुपए का ऑफर आया। बहुत खुश है सर, सपना देखे नहीं थे कभी। बस ड्यूटी था, थोड़ा मोड़ा पैसा चलते थे, परिवार घर में भी है, कभी कुछ बीमारी हो चाहे कोई फंक्शन हो तो घर में भी चाहता है कि चलो नौकरी है तो कुछ दे, तो उधर भी देना पड़ता था। बच्चों का खर्चा अकेले हम हैंडल कर रहे थे ऐसे ही। किसको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं? महेंद्र सिंह धोनी। धोनी को क्या क्या अच्छा लगता है उनका? उनका पीछे खड़े रहते हैं, वो वही माइंडसेट है उनका। उनको पढ़ लेते हैं वो, ये बैट्समैन को, कि क्या फेंकना है, क्या कैसे आउट हो जाएगा वो। आज से कुछ दशक पहले तक जो क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ी होते थे वो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से आते थे। ज्यादातर ऐसे घरों के लड़के भारतीय टीम में खेलने के लिए आते थे जो कुछ पैसे वाले होते थे, क्योंकि क्रिकेट एक महंगा खेल माना जाता था। लेकिन जब से आईपीएल आया है तब से आपने देखा होगा छोटे छोटे शहरों के, गांव में रहने वाले जो प्रतिभाशाली लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो गरीब परिवारों से आते हैं, जो बहुत संघर्ष करके किसी तरह से खिलाड़ी बने हैं, उनकी रातों रात आईपीएल ने किस्मत चमका दी है। रातों रात सोचिए, रॉबिन जैसे जो परिवार हैं, रातों रात उनके पास करोड़ों रुपए आ गए हैं। और ये हमारे देश में खेलों की जगत में, खेलों के मामले में एक बहुत बड़ी क्रांति मानी जाएगी। इससे हमारे देश के युवा प्रेरणा ले सकते हैं और इससे आपको यह समझ में आएगा कि चाहे कितने भी संघर्ष आपको करने पड़े, अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ लगातार मेहनत के साथ और संकल्प के साथ चलते रहेंगे, मेहनत लगातार करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। और हम और भी सफलता की ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे मीडिया में आजकल ज्यादातर जो खबरें होती हैं बड़ी नेगेटिव होती हैं। आपको भी कई बार लगता होगा कि हम न्यूज चैनल या अखबार क्यों पढ़ें, क्योंकि उसमें सब खराब ही खराब दिखता है, आपका मूड खराब हो जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन हमारे आसपास सफलता की भी बहुत सारी कहानियां हैं। ये खबर नहीं है, ये कहानियां हैं, ये कथाएं हैं। और हम आज तक के जरिए, ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए इन सफलता की कहानियों को आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि इन्हें देखकर आपको डिप्रेशन ना हो, आपके सिर में दर्द ना हो, आपका मूड ना खराब हो, बल्कि आपको प्रेरणा मिले अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की। अब आपको यह बताएंगे कि कोविड के नए वेरिएंट से जुड़े सभी सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं, क्योंकि आज आप लगातार देख रहे हैं कि कोविड का एक नया वेरिएंट आया है, वो लगातार फैल रहा है और ये आपके जीवन पर क्या असर डाल सकता है, आपको क्या करना होगा। खबर तो हमने आपको बता दी, तो आज आपको बताएंगे कि इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या हैं और ये किन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इस नए वेरिएंट का नाम है JN.1। तो पहला तो ये समझ लीजिए इसका नाम JN.1। पिछले 24 घंटे में कोविड से 358 लोग संक्रमित हुए हैं और 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 300 मामले सिर्फ केरल राज्य के हैं। पूरे देश की में अभी 2669 लोग कोविड से संक्रमित हैं। इनमें से 2341 मरीज सिर्फ केरल में हैं और देश में पिछले 2.5 हफ्तों में कोविड से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट के 21 मामले मिले हैं, लेकिन यह संख्या बढ़ सकती है और क्योंकि इसकी जांच में अभी समय लग रहा है, जैसे जैसे इसकी जांच होगी हो सकता है मामले और बढ़ें। थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र में भी नए वेरिएंट के मिलने की खबर आई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी जानकारी थोड़ी देर पहले दी है। तो कोविड को लेकर अभी स्थिति क्या है, इसे आप सवाल और जवाब के इस फॉर्मेट से समझ पाएंगे। पहला सवाल जो आपके मन में है, क्या मास्क पहनना फिर से अनिवार्य हो जाएगा या हो गया है? जवाब है नहीं, लेकिन अगर भीड़ वाली जगहों पर आप जा रहे हैं तो मास्क पहनने की सलाह आपको दी जा सकती है और दी जा रही है। तो अनिवार्य नहीं है मास्क पहनना, लेकिन अगर आप जाते हैं भीड़ भाड़ वाली जगह पर तो मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। क्या आने जाने पर किसी तरह की कोई पाबंदी है?
जवाब है नहीं। अभी तक किसी भी राज्य ने बाहर आने जाने पर, यात्रा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं। क्या कोविड की नई लहर फिर से कोई आ सकती है? जैसा आपको याद होगा, पहली लहर जो है, दूसरी, तीसरी लहर आई थी। फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि कोई नई लहर आएगी, लेकिन आने वाले समय में मामले बढ़ भी सकते हैं। क्या कोविड का नया वेरिएंट खतरनाक है? जवाब है नहीं। मगर जिन्हें पहले से ही गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए। क्या नए वेरिएंट पर वैक्सीन का असर होगा जो आपने पहले से लगाई है? तो जवाब है हां, इस वैक्सीन का असर नए वेरिएंट पर भी होगा। और जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है, अभी उन्हें कोई और डोज लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये देखिए कि इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या हैं। इससे संक्रमित होने पर बार बार तेज बुखार आ सकता है, लगातार खांसी हो सकती है, नाक बह सकती है या नाक बंद हो सकती है, और आपके गले में दर्द भी हो सकता है, तेज सिर दर्द हो सकता है, या उल्टियां हो सकती हैं और पेट खराब हो सकता है। ये इसके सिम्टम्स हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपको सावधान भी करें, आपको मदद भी करें। और जैसा कि आप जानते हैं, अब देखिए नया साल आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है। ये वो समय है जब हमारे देश में सबसे ज्यादा पार्टीज होती हैं। नए साल की पार्टीज होंगी, और हो सकता है कि सरकार उससे पहले ही कोई नया कानून लेकर आ जाए जिसमें नए साल की पार्टीज पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन अगर आप पार्टीज में जा भी रहे हैं तो मास्क पहनकर जाइए। और आज के जमाने में पैसा एक ऐसा साबुन है जो हर तरह के दाग साफ कर देता है। नमस्कार।